वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल पेट 2021 के लिए हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको जैन धर्म कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आप इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को यदि नहीं जानते हैं तो मेरे यूपी ट्रिपल पेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाइए। आप मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी, उसके साथ साथ साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी का आप सिलेबस जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया। हम बात करते हैं इतिहास का मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट सिलेबस और उसका पर्टिकुलर टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने जैसे जैसे टॉपिक दिया था वैसे वैसे मैं कवर कर रहा था। उसी टॉपिक के दौरान हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल में सिर्फ हमको अशोक को पढ़ना है। मौर्य काल में वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, फिर उसके बाद अशोक हैं, लेकिन मौर्य काल में हमको किसी को नहीं पढ़ना है। सिर्फ अशोका द ग्रेट को पढ़ना है, जो कि एक महान राजा थे, आप जानते हैं, उनको पढ़ना है। और उसके बाद हमें गुप्त काल की ओर बढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन काल, उसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल, फिर आधुनिक भारत आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम। मौर्य काल में अशोक, सम्राट अशोक का कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कार्यकाल 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत को एक अखंड भारत के रूप में भारत को तब्दील करते हैं और पूरे भारत को जीत के पूरे एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे अशोक, सम्राट अशोक, जो 273 बीसी से 232 बीसी तक पूरे भारत पे राज करते हैं। ये पूरे भारत को एक करते हैं। अभी मैं बताऊंगा भारत अशोका द ग्रेट का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल मैं फैक्ट कवर कर रहा हूँ, जिससे आपके जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल पेट का, उससे आप आसानी से फैक्ट को कवर कर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम बचे हैं और कंसेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं ग्रुप सी जैसे वैकेंसिया में। और यहाँ पे जो मैं कवर करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आने की पूरा पॉसिबिलिटीज है। फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप पूरा देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक का कार्यकाल देख लिया, 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक। अशोका द ग्रेट के पिताजी का नाम बिंदुसार, मैंने बता दिया। माँ का नाम शुभद्रांगी, कहीं कहीं धर्मा भी मिलता है, शुभद्रांगी कहीं धर्मा है। इनकी पत्नी का नाम देवी या महादेवी कहा जाता था। ये प्रथम पत्नी थी, जो महेंद्र एवं संघमित्रा, इन्हीं के पुत्र थे। कौन? देवी, महादेवी वो भी बोला जाता है। इनकी प्रथम पत्नी महेंद्र और संघमित्रा, इनके बच्चे थे। इनकी और भी पत्नियां हैं, जो बहुत से बुक में, बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें जिक्र मिला है, या फिर उनके जो शिलालेख है उससे हमको जानकारी मिली है। उसमें अन्य पत्नियों का नाम, एक है असंघमित्रा, संघमित्रा नहीं फ्रेंड्स, संघमित्रा इनकी बेटी है। असंघमित्रा, कारुवाकी, इनका एक पुत्र था तीवर, कारुवाकी। एक है विसरखा, एक है पद्मावती। ये इनकी पत्नियां हैं, जो तमाम धार्मिक ग्रंथ और अशोक के शिलालेखों से हमें मिला है। फिर बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है महेंद्र और कुणाल इनके 2 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ में महेंद्र और कुणाल को इनका पुत्र बताया गया है, संघमित्रा व चारुमती को इनकी पुत्री, ना कि हम कारुवाकी कह रहे हैं। संघमित्रा व चारुमती इनकी पुत्री हैं, 2 पुत्री, और महेंद्र और कुणाल 2 पुत्र हैं, जबकि एक तीवर भी है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में यहाँ पे 2 ही पुत्र का जिक्र और 2 ही पुत्री का जिक्र है। बौद्ध ग्रंथ है 2, दीपवंश और महावंश में बोला गया है, लिखा गया है, अशोका द ग्रेट अपने 99 भाइयों को मार के एक कुएं में डाल देते हैं। वो कुआं आज अगम कुआं के नाम, पटना के बगल में ही अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। और बोला जाता है उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के उसी में डलवा दिया था, ताकि खुद शासन को चला सके। और उसके साक्ष्य और उसके जानकारी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? दीपवंश व महावंश से 99 ब्रदर्स की हत्या का साक्ष्य। राज्यरोहण के पूर्व, जब तक वो राजा नहीं बने थे, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, अशोक उज्जैन अवंती की राजधानी, उज्जैन की राजधानी अवंती व तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे। अशोक द ग्रेट सम्राट बनने से पहले उज्जैन और तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कभी आ जाते हैं। अब अशोक का विजय अभियान की बात करते हैं। अशोक कहाँ कहाँ जीता था, किसको किसको अशोक जीते थे? केवल चोल, पांड्य, शरीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपड़ी को छोड़ के अशोक को संपूर्ण भारत पे उनका अधिकार था। चोल, पांड्य, शरीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपड़ी को छोड़ के संपूर्ण भारत पे अशोका द ग्रेट का राज था। अशोका द ग्रेट का वहाँ पे इनका शासन चलता था। ये किस में मिला है? अशोक के जो शिलालेख खुदवाए हैं, सेकेंड शिलालेख पे उनको ये जानकारी हमें मिलती है, जो किसको नहीं हरा पाए हैं। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तीस था। अगर क्वेश्चन आ जाए अशोक का समकालीन कौन था? सिंघल नरेश तीस, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार,
घनानंद, तो आप लगाएंगे एक ऑप्शन में रहेगा सिंघल नरेश, तो आप लगाएंगे सिंघल नरेश। क्यों? अशोक के समकालीन थे सिंघल नरेश। 30 सिंघल नरेश 30। अशोक ने 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। उस समय यमन राजाओं का जो हस्तक्षेप है काफ़ी बढ़ गया था और यमन राजाएं हमारे भारत में भी इंटर कर रहे थे, लेकिन उस टाइम में जो यमन राजाओं से संबंध था वो काफ़ी बेटर था। मतलब कोई भी यमन राजा भारत पे आक्रमण नहीं करता था, लूटता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अशोक का काल समाप्त होता है, गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है, राजपूत काल धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है, तो इसी बीच में यवनों का आक्रमण होता है। कौन ये 5 यमन राजा थे जो मैत्रीपूर्ण संबंध इनसे बना कर रखे थे? एंटियोकस। फ्रेंड्स, हमको लग रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी आपका गुप्त काल में यवनों का आक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ जाता है। इससे पहले अशोक के काल में यवन काफ़ी डरते थे क्योंकि इनका साम्राज्य काफ़ी मजबूत था और काफ़ी ये खतरनाक राजा थे अशोका द ग्रेट, इसलिए इनके टाइम में यवन काफ़ी हस्तक्षेप नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ये काल समाप्त होता है, मौर्य काल, गुप्त काल आता है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, समुद्रगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त के काल में यवनों का, हुड़ों का, सबका आक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन अशोक के जो 5 यमन राजाओं थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वो 5 राजा कौन थे? एंटियोकस, ये सीरिया के राजा थे। तुरमै, मिस्र के राजा थे। एनिकिनी, मेसिडोनिया के राजा थे। मकमास, साइरिन के राजा थे। अलेक्जेंडर एपाइरस, ये एविरिज के राजा थे। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड्स। एंटियोकस सीरिया के, तुरमै मिस्र के, एनिकिनी मेसिडोनिया के, मकमास, साइरिन, अलेक्जेंडर स्पाइरस एविरिज के। लिखा गया है अशोक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय करते हैं। 13वां शिलालेख। अशोक जो शिलालेख खुदवाए थे उस शिलालेख में 13वें नंबर के शिलालेख में लिखा गया है अशोक जैसे राज्याभिषेक अशोक का होता है उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पे आक्रमण कर देते हैं और कलिंग पे अपनी विजय का पताका वहां पे फहरा देते हैं। और हाथी गुम्फा अभिलेख हमें मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है जब अशोका द ग्रेट कलिंग पे आक्रमण किए थे उस समय वहां का राजा नंदराज था। क्वेश्चन आए हैं कई बार जो अशोक ने जिस समय कलिंग पे अटैक किया था उस समय वहां के राजा कौन थे? राजा नंदराज। हाथी गुम्फा अभिलेख से साक्ष्य मिले हैं। और कुछ फैक्ट हैं। अशोक ने श्रीनगर, कश्मीर का जो नगर है श्रीनगर, और देवपालन शहर ये नेपाल में है, इन दोनों को बसाया था। मतलब वहाँ पे मतलब इस शहर का जो आज आप देख रहे हैं जितना एक्सपांसन हुआ है उसका शहर का नींव कौन रखा था? अशोका द ग्रेट। श्रीनगर और देवपालन में कहाँ साक्ष्य मिल रहा है? राजतरंगिणी से हमें साक्ष्य मिला है। अशोक का राज्य कहाँ था? कश्मीर के नेपाल, कश्मीर भी अशोक का राज्य था, नेपाल अशोकी के राज्य में था, अफगानिस्तान अशोक के राज्य में था, बंगाल अशोक के राज्य में था, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान और ये आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये सब अशोक के राज्य में आता था। काफी एक बड़ा उसका साम्राज्य था। कलिंग पे अटैक करने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, या यूं कह लीजिए बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोका द ग्रेट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जैसे कलिंग पे अटैक करते हैं तो कलिंग में जो नरसंहार होता है वहां से देख के वो काफी व्यथित हो जाते हैं और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और युद्ध और अस्त्र शस्त्र को सारे त्याग देते हैं और युद्ध भी त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म अपनाते ही वो उन जगहों पे जाने का इच्छा जाहिर करते हैं जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के जो थे संस्थापक गौतम बुद्ध जी जहाँ जहाँ गए थे उनके पैरों, उनके चरणों के ऊपर चलना चाहते थे। तो जैसे कलिंग को हराते हैं वहाँ रक्तपात देखते हैं, खून की नदियाँ बहा देते हैं, वहाँ से क्षुब्ध होके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे गौतम बुद्धा चले गए हैं। ठीक है। शासनादेश का शिलालेखों पर खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? अशोक। अपने आदेशों को, अपने शासन के आदेशों को पत्थरों पर खुदवाना, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब उस पर लिखवाना, पत्थरों पर खुदवाने की जो प्रथम कोई स्टार्ट किया था वो अशोका द ग्रेट थे। जो शिलालेखों पर खुदवाने का साक्ष्य उन्हीं से मिलता है। दूसरा है अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण। देख लेते हैं अशोक कैसे इंसान थे, धार्मिक दृष्टिकोण उनका कैसा था। दिव्यदान के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, इसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया था। यानी जैसे कलिंग से आप जीत के आते हैं तो उपगुप्त नामक संत उनको
बौद्ध धर्म में उनको तब्दील कराते हैं, बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा देते हैं। दिव्य अध्ययन में ऐसा लिखा गया है। अशोक बुद्ध के चरण चिन्ह पर जाते हैं, मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया बुद्ध जहाँ जहाँ गए होते हैं वहाँ पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ व श्रावस्ती। एक क्वेश्चन बन जाते हैं, जब ये अशोक द ग्रेट बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थान थे वहाँ पे जाते हैं तो लुम्बिनी में जाते हैं। तो लुम्बिनी में चूंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी में जाकर वहाँ पे जो बलि लगता था, बलि एक धार्मिक कर होता था, रिलीजियस टैक्स होता था, उसको माफ़ कर देते हैं। और जो भूमि कर था 1/6 या 1/4 था, उसको 1/8 कर देते हैं। वही धार्मिक यात्रा के दौरान लुम्बिनी जो था वहाँ पे बलि कर यानी धार्मिक कर समाप्त कर देते हैं और भूमि कर घटा के 1/8 कर देते हैं। इससे ये पता चलता है अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे, यानी धर्म काफ़ी कट्टर धार्मिक इंसान नहीं थे और सारे धर्म का सम्मान करते थे, सारे लोगों को एक समान मानते थे, न्याय भी सबको एक समान देते थे। ये कब होता है? 261 BC के टाइम में, जब वो कलिंगा पे अटैक करते हैं और वहाँ पे जीतते हैं और रक्तपात देखते हैं, हिंसा देखते हैं, सबसे क्षुब्ध होकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और फिर अपने धम्म जो प्रचार होता है उसका करते हैं। अगले पार्ट में फ्रेंड्स मैं आपको इनका नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा, जहां इससे आगे वाले पार्ट को हम ले चलेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जितने वीडियो पेट के जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।